हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है प्लेलिस्ट में। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 तक धारा 28 तक हो गया था। इस पार्ट में देखना है धारा 29 से। पढ़ लेते हैं। धारा 29 से देखना था, देख लेते हैं क्या है धारा 29 में। कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। देख लेते हैं कौन सी उपधारणा की जा रही है। जहां किसी व्यक्ति को इस एक्ट यानी कि अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या उसके दुष्प्रेरण करने या प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति अपराध किया है या दुष्प्रेरण किया है या प्रयत्न किया है, जब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। यानी कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा कि यह अपराध उस व्यक्ति ने किया है जो धारा 3, 5, 7, 9 में दिया गया है, जब तक कि उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है विशेष। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 विशेष न्यायालय अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा करेगा, परंतु अभियुक्त यह साबित कर सकेगा कि अपराध करते समय उसकी ऐसी मानसिकता नहीं थी। यानी कि कोर्ट क्या उपधारणा करेगा कि जो अभियुक्त है उसकी मानसिक और आपराधिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन यदि अभियुक्त चाहता है तो उसको साबित कर सकता है कि नहीं, उसका कोई ऐसा मानसिकता या इंटेंशन नहीं था। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2 जब युक्तियुक्त विश्वास हो तभी तथ्य को साबित माना जाएगा, किसी संदिग्धता के आधार पर नहीं। यानी कि जब युक्तियुक्त विश्वास होगा वहाँ पे तभी उसको माना जाएगा। अगर कोई संदिग्धता है तो वहाँ पे यह इस आधार पर नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण दे रखा है, एक पढ़ लेते हैं। आपराधिक मानसिक दशा में आशय हेतुक किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण भी है। यानी कि जो यहाँ पे आपराधिक मानसिक दशा वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है आशय होना चाहिए या फिर हेतुक हो, किसी तथ्य का ज्ञान हो उसको, या और किसी तथ्य में विश्वास और विश्वास करने का कारण होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धारा 29 में क्या है, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। तो यहाँ पर उपधारणा क्या कर रहा था विशेष न्यायालय कि जो भी अपराध धारा 3, 5, 7, 9 में किए गए हैं तो कोर्ट मान लेगा कि उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, धारा 30 में है आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। यहाँ पे विशेष न्यायालय उपधारणा कर लेगा कि उस अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि उसकी उस समय जब अपराध किया गया था तो मानसिक स्थिति कैसी थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। धारा 31 पढ़ लेते हैं। विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सीआरपीसी के उपबंध विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे। ऐसे में विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। यानी कि जो सीआरपीसी के उपबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंध है, वही यहाँ पे जो विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हो रही है उस पर लागू होंगे। और जो विशेष न्यायालय है यहाँ पे उसको क्या समझा जाएगा, सेशन न्यायालय समझा जाएगा। और जो भी व्यक्ति विशेष कोर्ट में अभियोजन कर रहा है उसको लोक अभियोजक समझा जाएगा, जैसा कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 32। धारा 31 में ये कहा गया है कि विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना। और धारा 32 में है विशेष लोक अभियोजक। पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी किसको है, राज्य सरकार को है, जैसा कि सीआरपीसी में भी है, राज्य सरकार नियुक्त करती है लोक अभियोजक को।
तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी राज्य सरकार। उपधारा 2, विशेष लोक अभियोजक 7 साल तक के विधि व्यवसाय किया होना चाहिए, यानी कि उसको 7 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए वकील के तौर पे। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 यू के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा, यानी कि 2 यू में यहाँ पे परिभाषित किया गया है लोक अभियोजक को सीआरपीसी में, तो वही अर्थ लिया जाएगा लोक अभियोजक का यहाँ पे भी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धारा 32 में है विशेष लोक अभियोजक और धारा 31 में है विशेष न्यायालयों की समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 में क्या दे रखा है, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया क्या होगी और शक्तियां क्या हैं उनकी, तथा साक्ष्य का अभिलेखन। पढ़ लेते हैं धारा 33, विशेष न्यायालयों की शक्तियां और प्रक्रिया। देख लेते हैं इसको एक एक करके, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट दे रखा है। उपधारा 1, कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा, यानी कि क्या है यहाँ पे कि कोई भी विशेष न्यायालय कैसे संज्ञान लेगा अपराध का, तो या तो उसको परिवाद प्राप्त हुआ हो या फिर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुआ हो। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2, यथा स्थिति विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल। यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है, या तो विशेष न्यायालय या फिर जो अभियुक्त की तरफ से उपस्थित हो रहा है वो काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। यानी कि उपधारा 2 में कहा गया है कि जैसी भी स्थिति हो, चाहे विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त की तरफ से उपस्थित होने वाला काउंसिल क्या करेगा, बालक की जो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा होती है, ये तीनों परीक्षाएं आप लोग एविडेंस में पढ़े होंगे, अभिलिखित करते समय क्या करेगा, जो भी बालक से पूछने वाले प्रश्न हैं, जो भी प्रश्नों को वो बालक से पूछेगा उसके बारे में विशेष न्यायालय को सूचना देगा, और जो विशेष न्यायालय है सभी प्रश्नों को क्रम से बालक के समक्ष रखेगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 3, विशेष न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो विचारण के दौरान बालक को बार बार विराम दे सकता है, यानी कि जब विचारण हो रहा है तो वह बालक को रेस्ट दे सकता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 4, विशेष कोर्ट बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या बालक के भरोसे के किसी रिश्तेदार को कोर्ट में बुलाकर बालक के लिए मित्रता पूर्वक वातावरण सृजित करेगा। यानी कि जो विशेष कोर्ट है वह बालक के घर के किसी सदस्य या फिर संरक्षक हो गए या फिर उसका फ्रेंड हो गया या फिर उसका कोई भरोसे का रिश्तेदार है, तो इन सबको बुला करके बालक के लिए मित्रता पूर्वक वातावरण का निर्माण करेगा, जिससे वो सही ढंग से सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाए। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 5, विशेष कोर्ट यह प्रयास करेगा कि बालक को कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए बार बार न बुलाया जाए। ठीक, यहाँ पे विशेष कोर्ट का यहाँ पे शक्तियाँ है, प्रक्रिया है कि ऐसा वो बनाएगा कि बालक बार बार साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में न आए, प्रयास करेगा विशेष कोर्ट ऐसा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 6, विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न नहीं पूछने का निर्देश देगा और बालक की गरिमा का ध्यान रखेगा। यानी कि जो भी आक्रामक या बालक के चरित्र से हनन से संबंधित प्रश्न हैं उनको पूछने की अनुमति नहीं देगा और उसके बालक की गरिमा का ध्यान रखेगा। उपधारा 7, अन्वेषण या विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष कोर्ट प्रकटन की अनुमति दे सकेगा यदि बालक के हित में है। यानी कि जब भी किसी भी चीज़ का, उस अपराध का अन्वेषण किया जाएगा या विचारण किया जाएगा तो बालक की पहचान वहाँ पर प्रकट नहीं की जाएगी, प्रदर्शित नहीं की जाएगी, और लेकिन यदि बालक के हित में है तो जो विशेष न्यायालय है ऐसे दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उसको अनुमति दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं उपधारा 8, समुचित मामले में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को हुए किसी मानसिक या शारीरिक चोट के लिए
या ऐसे बालक के पुनर्वास के लिए प्रतिकर देने का निर्देश देगा। यानी कि जो विशेष कोर्ट है वहाँ पे क्या कर सकता है, अभियुक्त को दंड के अतिरिक्त बालक को प्रतिकर देने का निर्देश दे सकता है। यानी कि दंड नहीं दे करके प्रतिकर देने का निर्देश दे सकता है। प्रतिकर किसको दिया जाएगा, तो बालक को दिया जाएगा, और किसके द्वारा दिया जाएगा, तो अभियुक्त के द्वारा दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 9। विशेष कोर्ट को इस अधिनियम के अधीन विचारण करने की सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का विचारण करेगा। यानी कि जो भी यहाँ पे विशेष न्यायालय है उसको सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और जो भी सीआरपीसी में प्रक्रिया अपनाई जाती है सेशन न्यायालय द्वारा, वह प्रक्रिया विशेष कोर्ट अपना सकेगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 34। बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण करने के मामले में प्रक्रिया। पढ़ लेते हैं इसको। धारा 1। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध बालक द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। यानी कि क्या प्रक्रिया दे रखा है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी अगर कोई बालक अपराध करता है तो जो किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 बनाया गया है उसके उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। यह जो लाइन है किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, यह लाइन 2019 संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2। बालक के आयु का निर्धारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा और वह अपने अनुमान के कारणों को लिखेगा। यानी कि यह पता करने के लिए कि जो बालक है उसकी आयु क्या है, इसका निर्धारण विशेष न्यायालय करेगा, और किस आधार पर वह ये निर्धारण कर रहा है कि यह बालक कितने साल का है, तो वह अपने कारणों को, अनुमान के कारणों को लिखेगा। उपधारा 3। यदि एक बार विशेष न्यायालय आयु का निर्धारण कर दिया तो बाद में उस संबंध में सबूत पेश करने पर उसे अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि जो भी आयु है उसकी निर्धारण अगर विशेष कोर्ट कर दिया है तो बाद में सबूत पेश करके उसको अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, वही आयु मानी जाएगी जो पहले निर्धारित की गई है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 35। बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि, यानी कि क्या अवधि है जो जिसमें अभिलिखित किया जाएगा साक्ष्य को और मामले का निपटारा किया जाएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो धारा 34 में क्या था कि बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण करने के मामले में प्रक्रिया था। यानी कि धारा 34 में आयु के बारे में निर्धारण करने की प्रक्रिया, और धारा 35 में साक्ष्य को, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने की अवधि यानी समय। पढ़ लेते हैं इसको। उपधारा 1। बालक के साक्ष्य को कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखा जाएगा, और यदि विलंब हो तो उसके कारणों को लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे टाइम लिमिट क्या दे दिया, 30 दिन का, कि जब भी कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा तो उस तारीख से 30 दिन के अंदर उसको लिखा जाएगा। उपधारा 2। विशेष कोर्ट अपराध का संज्ञान की तारीख से 1 साल की अवधि के अंदर विचारण पूरा करेगा। यानी कि जो साक्ष्य अभिलिखित करने का टाइम है वह 30 दिन का है, और जो विचारण कंप्लीट करने का टाइम है वह 1 साल का है। ये दोनों टाइम आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या कि जो साक्ष्य अभिलिखित करने की अवधि है 30 दिन और विचारण कंप्लीट करने की अवधि 1 साल। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। पढ़ लेते हैं धारा 36। साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त का न दिखना। उपधारा 1। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक साक्ष्य अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने नहीं लाया गया है, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस समय बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। तो यहाँ पे क्या उपबंध है कि जो भी विशेष न्यायालय है यह सुनिश्चित करेगा कि जो बालक है अभियुक्त
बालक साक्ष्य अभिलिखित करते समय, जब बालक का साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा है उस समय वहाँ पर अभियुक्त न हो, और जब इसको सुना जाएगा उसके साक्ष्य को, तो वहाँ पे अभियुक्त अपने वकील के साथ संपर्क में हो। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2। विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या अन्य युक्ति का उपयोग करके कर सकेगा। यानी कि जो भी विशेष न्यायालय है वह बालक के कथन को कैसे लिख सकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले सकता है, या फिर एकल दृश्य दर्पण की, या फिर पर्दा, या फिर अन्य युक्ति यानी साधनों का उपयोग करके लिख सकेगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 37। विचारण का बंद कमरे में संचालन। धारा 37 में क्या है? विचारण का बंद कमरे में संचालन। पढ़ लेते हैं। विशेष न्यायालय मामले का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति, यानी कि विशेष न्यायालय मामले का जो भी विचारण है बंद कमरे में और बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा करता है कि उपस्थिति में करेगा। यानी कि उपस्थिति होनी चाहिए बालक के माता पिता या फिर अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा करता है। आगे पढ़ लेते हैं। परंतु एक दे रखा है इसमें, जहां विशेष न्यायालय की राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, वहां वह सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 284 के उपबंध के अनुसार कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा। यानी कि क्या है इसका पूरा प्रावधान कि जो भी विचारण है वह विशेष न्यायालय बंद कमरे में करेगा और बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा करता है उसकी उपस्थिति में करेगा। परंतु यदि विशेष न्यायालय की राय हो कि बालक की जो परीक्षा है वो न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, तो वह क्या करेगा? सीआरपीसी की धारा जो 284 में दिया गया है उसके उपबंध के अनुसार कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 38। बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना। पढ़ लेते हैं इसको एक बार, तीनों धाराओं को रिवीजन कर लेते हैं। धारा 36 में क्या है? साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त का न दिखना। धारा 37 में है विचारण का बंद कमरे में संचालन। धारा 38 में है बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना। पढ़ लेते हैं उपधारा 1। विशेष न्यायालय यदि आवश्यक हो तो बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या दुभाषीय जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो विहित फीस पर सहायता ले सकेगा। यानी कि यदि आवश्यकता हो तो विशेष कोर्ट यहाँ पे किसी ट्रांसलेटर या दुभाषीय का सहायता ले सकेगा बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करते समय। आगे बढ़ते हैं। उपधारा 2। जहाँ बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है वहाँ किसी विशेष शिक्षक या बालक से परिचित किसी व्यक्ति का विहित फीस पर सहायता ले सकेगा। यानी कि यदि उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बालक की ठीक नहीं है तो विशेष न्यायालय क्या करेगा? किसी विशेष शिक्षक या फिर जो परिचित है बालक से उस व्यक्ति की सहायता विहित फीस पर ले सकेगा। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 9 लास्ट अध्याय है। इसमें प्रकीर्ण दे रखा है। धारा 39 से लेकर के 46 तक प्रावधान है इसमें। धारा 46 लास्ट है। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक का मार्ग निर्देश। राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, चिकित्सकीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता के लिए विचारण के प्रक्रम पर मार्ग निर्देश तैयार करेगी। यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार या फिर गैर सरकारी संगठन या फिर वृत्तिक और विशेषज्ञ या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, चिकित्सकीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास के में ज्ञान है, वह क्या करेगा? बालक की सहायता के लिए उसके विचारण में किसी भी प्रक्रम पर मार्ग निर्देशन तैयार करेगा। पढ़ लेते हैं आगे। धारा 40 विधि काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार।
पढ़ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 301 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब यानी कि परिवार या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपने पसंद के विधिक काउंसिल लेने के हकदार होंगे। यानी कि उनका राइट है कि वह अपने पसंद के विधिक काउंसिल यानी कि जो वकील होते हैं उनका चयन कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। धारा 41 पढ़ लेते हैं। कुछ मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू न होना। अब कौन से मामले में धारा 3 से 13 तक के उपबंध लागू नहीं होंगे, पढ़ लेते हैं। धारा 3 से 13 तक के उपबंध बालक की चिकित्सकीय परीक्षा या उपचार की दशा में तब लागू नहीं होगा जब चिकित्सकीय परीक्षा या उपचार बालक के माता पिता या संरक्षक की उपस्थिति में किए जा रहे हों। यानी कि जब वहाँ पे चिकित्सकीय परीक्षा के दौरान बालक के माता पिता या संरक्षक उपस्थित हैं तब धारा 3 से 13 तक के उपबंध लागू नहीं होंगे। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन सी धारा में क्या है। धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने की बालक का मार्ग निर्देश। धारा 40 विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। धारा 41 कुछ मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों को लागू न होना। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 42 वैकल्पिक दंड। इस धारा में दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा यह प्रतिस्थापित किया गया है। धारा पढ़ लेते हैं। जहां कार्य या लोप इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 370, 370 ए, 375, 376, 24, 376 ए, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, 376 ई और धारा 509 अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन भी दंडनीय अपराधों को गठित करता है। वहाँ किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी इस अधिनियम के अधीन या आईपीसी के अधीन उस दंड जो कि उच्चतर डिग्री का है के लिए उपबंधित अनुसार दायी होगा। यानी कि जो भी ये धाराएं दे रखी हैं आईपीसी की, यदि इनमें से कोई अपराधी कोई अपराध करता है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो उसके लिए जो वहाँ पे दंड दिया गया है वह उसी के अनुसार, इस धारा में जो इसके लिए दंड दिया गया है इसी के अनुसार दायी होगा। पढ़ लेते हैं आगे। धारा 42 क इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे। इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में और किसी असंगतता की स्थिति में यह अधिनियम प्रभावी होगा। यानी कि यदि कोई इस समय कोई अन्य विधि भी है और यह अधिनियम भी है तो जो इस अधिनियम के प्रावधान है वह जो तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि है उसके अतिरिक्त होगा। यानी कि वो भी होगा और ये भी होगा, इस अधिनियम का भी होगा। और यदि कोई असंगतता पाई जाती है दोनों में तो जो यह अधिनियम है यानी कि पॉक्सो एक्ट है वह प्रभावी हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार निम्न उपाय कर सकेगी। उपधारा 1 साधारण जनता, बालक, उसके माता पिता या संरक्षक को जागरूक करने के लिए मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो या अन्य माध्यम से समय समय पर प्रचार करवाएगी। उपधारा 2 केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों या अन्य व्यक्ति को पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि क्या है यहाँ पे धारा 43 में तो अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता फैलाना है और किसको दे रखा है यह पावर, तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार यह उपाय करेगी। क्या उपाय करेगी कि टेलीविज़न के माध्यम से या फिर मीडिया या फिर रेडियो या अन्य माध्यम से समय समय पर प्रचार किया जाएगा। और क्या है उपधारा 2 में कि वह जो भी अधिकारी हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इस अधिनियम के तहत जिनको नियुक्त किया गया है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। पढ़ लेते हैं आगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन सी धारा में क्या है। धारा 42 में है वैकल्पिक दंड। धारा 42 क इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे। धारा 43 में है
अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता कौन फैलाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फैलाएगा। पढ़ लेते हैं आगे। धारा 44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। उपधारा 1 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग इस अधिनियम के उपबंध के क्रियान्वयन की मॉनिटरी ऐसी रीति से जो विहित की जाए करेंगे। यानी कि जो यह अधिनियम है उनका मॉनिटरी कौन करेगा? तो जो भी बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बनाया गया है उसके अनुसार गठित बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग करेगा या फिर धारा 17 के अधीन जो गठित किया गया है बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग वह करेगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। उपधारा 2 राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन विहित की गई है। यानी कि राष्ट्रीय आयोग को और राज्य आयोग को क्या पावर होंगे? तो जो यह इस अधिनियम में जो अधिनियम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम का उसमें जो विहित की गई है पावर वही होगी। उपधारा 3 राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन अपने कार्यकलापों का बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। यानी कि इस अधिनियम के अधीन जो भी कार्यकलाप किए जा रहे हैं राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के द्वारा वह बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की जो धारा 16 है उसमें निर्दिष्ट रिपोर्ट में शामिल करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 45 नियम बनाने की शक्ति। धारा 44 में क्या था? अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। तो मॉनिटरी कौन कर रहा था? या तो राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग किसके तहत? तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत और धारा 17 के अधीन राज्य आयोग जो गठित की गई थी वो मॉनिटरी कर रहा था। और इसमें प्रक्रिया शक्तियां इनकी वही होंगी जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में दी गई हैं। और ये भी जो कार्यकलाप करेंगे इस धारा के तहत उनका रिपोर्ट अधिनियम यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 16 के अंतर्गत करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 45 नियम बनाने की शक्ति पढ़ लेते हैं किसको है। उपधारा 1 केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना नियम द्वारा नियम बना सकेगी। उपधारा 2 ऐसे नियम प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न सभी या किन्हीं विषयों पर उपबंध कर सकेंगे। यानी कि निम्न प्रकार के नियम बना सकती है। कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है। पढ़ लेते हैं पहला ए, यह 2019 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देख लेते हैं। धारा 15(1) के अधीन प्रत्यायोजित प्राधिकारी को बच्चे के शामिल वाले किसी अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने का तरीका। यानी कि जो प्रत्यायोजित अधिकारी था धारा 15(1) के तहत वहाँ पे जो बच्चों को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री थी उसको मिटाने या नष्ट करने का तरीका कौन सा होगा उसके लिए नियम केंद्र सरकार बनाएगी। अगला है ए में धारा 15(2) के अधीन अश्लील सामग्री के बारे में प्रतिवेदन करने का तरीका। यानी कि कोई अश्लील सामग्री है वहाँ पे कैसे आवेदन किया जाएगा वह तरीका के बारे में नियम बनाया जाएगा। ए बी धारा 19(4) धारा 26 उपधारा 2 उपधारा 3 तथा धारा 38 के अधीन किसी अनुवादक यानी ट्रांसलेटर या दुभाषीय या किसी विशेष शिक्षक बालक से सुपरिचित व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव तथा संदेय फीस के बारे में नियम बना सकेगा। अगला है बी में धारा 19(5) उपधारा 5 के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सकीय उपचार के लिए नियम बना सकेगा। सी में है धारा 33 उपधारा 8 के अधीन प्रतिकर का संदाय कैसे किया जाएगा इसके बारे में नियम बना सकेगा। डी में है धारा 44(1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मॉनिटरी की रीति यानी कि किस प्रकार से मॉनिटरी की जाएगी इस बारे में भी नियम बना सकेगा। उपधारा 3 इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिनों के लिए रखा जाएगा।
यह अवधि 1 या 2 अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि दोनों सदन नियम में परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवर्तित रूप में यह नियम प्रभावी हो जाएगा, और यदि सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाएगा तो ऐसा नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रभावी नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि इस अधिनियम के अधीन पहले कोई नियम बनाया गया है, जब वह परिवर्तित या निष्प्रभावी नहीं हुआ है तो उसके विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 46 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार को शक्ति होगी। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि जो कठिनाइयों की दूर करने की शक्ति होगी किसको होगी? केंद्र सरकार को होगी। और जो भी आदेश बनाया जाएगा, आदेश होगा यहाँ पे, उसको तुरंत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पूरा पॉक्सो एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट में इसका वीडियो बना है क्योंकि ज़्यादा था। अब आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बनाएंगे एक्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।